हे गाइस, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। साथियों, अभी हम वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं और हम 12th क्लास के हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जो हम एंड तक इसके साथ आपको मेन क्वेश्चंस भी बताएंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और हम आपको तीसरे पार्ट के अंदर बहुत स्पेशल चीज़ें बताएंगे जो साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर कर रही है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब भी आप सारे पार्ट्स को समझ पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होनी थी शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमें मोहनजोदारो या दुर्ग या निचला शहर या आपके जितने भी हमें सबूत मिलते हैं, उन इलाकों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक हमें क्या कहते हैं जगहें मिलती है जहाँ पे हम लोग धातु से बनी हुई चीज़ें जैसे मोहर निर्माण है, बाट बनाना है, जो मन के जो हम गलों के अंदर पहनते हैं, मतलब जो एक सामान जिससे थोड़ा सा एक अलग स्पेशलिटी दिखाई देती है, शंख की कटाई, ये सारे के सारे काम जो है शिल्प उत्पादन के कार्यों के अंदर आते हैं। इन सभी का निर्माण क्या कहते हैं, इन सभी का निर्माण मोहनजोदारो के अंदर, मोहनजोदारो क्योंकि एक बहुत बड़ा सा है लेकिन उसमें एक छोटी सी बस्ती है जो लगभग 7 हेक्टेयर में ही बसी हुई है। उसके अंदर जिन्हें जुनहुदड़ो बोलते हैं, जुनहुदड़ो जो है यहाँ पे पाई गई है। अब नाम है थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये सारे काम पाए जाते थे। अब देखिए, जो मन के बनाए जाते थे ना, यानी कि जो मालाएं बनाई जाती थी, उन सभी के अंदर मनकों के अंदर ये देखा जाता था कि उन सभी के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे कार्नीलियन जो है ये बताया हुआ है, कार्नीलियन। उसके बाद जेस्फेर, स्फीटिक, इज़वाटर्स, कुछ और कुछ ऐसे पत्थर जैसे सेलखड़ी के पत्थर, जैसे तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु, शंख, फायांस और पकी ईंटें, सभी का प्रयोग मन के बनाने के लिए होता था। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें अब एक स्थान से तो उपलब्ध होती नहीं होगी। मनकों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आसपास में जोड़कर बनाया जाता था और कुछ सोने के को टॉप वाले पत्थरों के होते थे और इसके कई आकार होते थे, जैसे कि ये स्क्वायरिकल शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, क्यूबिकल शेप में हो सकता है, इवन ढोलकाकार शेप, इसको कैसे बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, ओवल शेप आई थिंक इसको बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर क्या कहते हैं, इसकी शेप बनाई जाती थी, जिसकी मदद से ये लोग मन के हैं या जो भी इस्तेमाल होते थे उस टाइम पे, उनकी चीज़ों का इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये उन सभी धातुओं को बनाया करते होंगे। अब ऐसा ये देखा गया कि भाई जो मनके थे वो उनको बनाने के लिए तकनीक जो थी वो काफ़ी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करी जाती थी। उनको चित्रकारी के माध्यम से सजाने की कोशिश की जाती थी। आपको ये दिख रहे होंगे मित्र भांड जो है, इनमें कुछ आर्किटेक्चरली ये बनाई हुई है चीज़ों को, जिससे देखा जा सकता है कि हाँ, ये लोग क्या कहते हैं कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को बनाना जानते होंगे। कुछ मन के सेलकड़ी चूर्ण के लेप और कोस सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। इससे ठोस पदार्थ बनाने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कुछ विविध आकार के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये आज तक प्राचीन काल की तकनीक में जो इस्तेमाल किया गया होगा वो पुरातत्ववादियों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली जैसा है। मतलब उन सभी टाइम पीरियड में जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो ये लोग कैसे उन सभी चीज़ों को एक आकार दे दिया करते थे, तो ये थोड़ा सा अलग देखा गया। उसके साथ साथ ये देखा गया कि यहाँ पे जो घिसाई है, पॉलिश है और इसमें छेद करने के साथ साथ की ये प्रक्रिया जो थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ जुनहुदड़ो में नहीं बल्कि लोथल है, वहाँ पे धोलावीरी जो है, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है, आपको मैप के माध्यम से दिख रहा होगा, और धोलावीरा जो है वहाँ पर भी छेद करने के विशेष उपकरण मिलते हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि इन मनकों के अंदर जो छेद किए गए होंगे वो किससे किए गए होंगे। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि यहाँ पर जो कार्नीलियन जो है, जो लाल रंग का पत्थर होता है, पीले रंग के कच्चे माला और तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में जलाकर पकाया जाता होगा और उससे प्राप्त इसका रंग किया गया होगा।
तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो उन इलाकों के अंदर धातुएं मिलती थी, और इसकी मदद से ये लोग उन चीज़ों को आकार दिया करते थे। किसी को कुछ को जोड़ के बनाते थे और कुछ को ऐसे ही बना दिया करते थे। उनके छेद करने के लिए उनके अंदर धातुओं के अंदर जो धोलावीरी है वहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले हैं इन लोगों को। अब ऐसा ये देखा गया है कि मैं आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहूँगा, नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ पे कुछ ऐसे ये इलाके हैं जहाँ से ये लोग क्या कहते हैं आपके शंख से बनी हुई वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ होंगी, करछिरियाँ होगी, पचिकारी वस्तुएं, मतलब ये सारी की सारी वस्तुएं जो थी उन्हीं के आसपास मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये जो इलाके थे ये समुद्र के तट के पास थे। तो अगेन याद रखिएगा, इसको मैप फिलिंग करने के लिए पेपर के अंदर आ जाता है कि अब ये बताइए कि नागेश्वर एंड बालाकोट कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा मैप के माध्यम से, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे स्थित है, जो पेपर के अंदर फिल करने के लिए आता है। तो ऐसा बोल सकते हैं जहाँ ये माल दूसरी बस्तियों तक लेके जाया जाता होगा। मतलब जैसे कि एक स्थान पे शंख मिल जाता है, दूसरे स्थान पे मिट्टी मिल जाती है, तीसरे स्थान पे कुछ और मिल जाता है। इन सभी का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं ये संभवतः एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को लाते और ले जाते रहे होंगे। जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेन शहर केंद्र था जहाँ पे ये हब सेंटर मानते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, बेचते थे, खरीदते थे। लेकिन छोटी छोटी मात्रा में चीज़ें जो थी दूसरे और स्थानों पर भी पाई जाती थी। अब हम ये देखेंगे कि माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ, मतलब अगर जिन स्थानों के ऊपर सामान नहीं मिलते होंगे वो कैसे दूसरे स्थानों से माल प्राप्त करते होंगे। जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अनेक पत्थर, लकड़ियाँ, धातु, जलोढ़, मृदाएँ बाहर के क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती थी। अब बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि शायद से ये लोग उस टाइम पे सामान लाने और ले जाने के लिए स्थल मार्ग का परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, और सिंधु घाटी तथा उसके आसपास की जो नदियां हैं वो मार्ग के साथ साथ तटीय मार्ग का भी प्रयोग करती होंगी। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ पे बालाकोट और नागेश्वरम जहाँ पे जैसे इलाके होंगे उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या तो ये बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जिस तरीके से खिलौने पाए गए हैं तो उससे ये सबूत तो मिल ही जाता है कि हाँ ये लोग शायद से नदियों का और जलमार्ग दोनों का ही इस्तेमाल करते होंगे, जिसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को लाते ले जाते होंगे। इवन उपमहाद्वीप तथा उससे आगे जाने वाले माल भी थे। मतलब ऐसा ही नहीं था कि ये लोग सिर्फ अपने ही आसपास के इलाकों में चीज़ों को बेचते थे या एक्सचेंज करते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वासियों के लिए माल को लाना ले जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे नागेश्वरा में बालाकोट है जहाँ पे शंख आसानी से उपलब्ध होते थे और ये लोग वहीं पे बस्तियाँ इस्टेब्लिश कर लेते ताकि जो शंख है जहाँ पे जिसको ज़रूरत पड़ती होगी वो उस स्थान पे दे दिया करते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए अफ़गानिस्तान, यू कैन कॉल अफ़गानिस्तान बहुत दूर है, वहाँ पर शोरतुघाई करके एक जगह है जहाँ पे बहुत ही कीमती पत्थर माने जाते हैं, यानी कि नीले रंग के पत्थर हैं, ये पत्थर वहाँ पे मिलते हैं। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनका ट्रेड बाहर भी होता रहा होगा। लोथल जो कार्निलियन यानी कि गुजरात में एक भड़ोच जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं कार्निलियन जो है वो पत्थर पाया जाता था। सेलखड़ी जो उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में भी है, यानी कि राजस्थान के इलाके में भी है और उत्तरी गुजरात के इलाके में भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे धातु है वो राजस्थान में भी मिल जाया करती थी, कुछ धातु कहीं और मिल जाया करती थी। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी अन्य नीति बनाई जाती थी, जैसे कि राजस्थान से ये लोग तांबे के लिए आ जाते थे, दक्षिणी भारत से यानी कि तमिलनाडु के आसपास के इलाके के पास ये लोग सोने के लिए आया जाया करते थे। तो इस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे अभियान जो था चलता रहता था और इन सभी चीज़ों से ये पता लगाया जा सकता है कि शायद से ये लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके थे कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है और रॉ मटेरियल जो होती हैं चीज़ें वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान उनके लिए रॉ मटेरियल लाया जा सकता है और फिर बाद में उन्हें बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ मेन क्वेश्चन जो इस पॉइंट से कवर होते हैं।
क्वेश्चन इनका ये है कि हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बताइए कि क्या क्या चीज़ें लगती होंगी, और चर्चा इस बात की भी कीजिए कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता होगा, यानी कि रॉ मटेरियल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, सेम इसी पॉइंट में से है। तो मनकों के निर्माण के लिए कुछ पदार्थ बताए गए हैं, जैसे कि कार्नेलियन जो है एक सुंदर लाल रंग का पत्थर है, जैसफर है, जैसफर करके जैसफर, क्विजिट्स है, और सेल खड़ी जैसे जो पत्थर है ये, फिर तांबा है, कांसा है, सोने जैसी वस्तुएं, शंख है, फाइनेंस है, पक्की मिट्टी है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग क्या कहते हैं उस टाइम पे मनके बनाने के लिए किया जाता था। अब माल प्राप्त करने के लिए ये लोग 2 तरीके अपनाते थे, जैसे कि इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट जहाँ पे है, यहाँ पे शंख जो इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए लोग मोस्टली लोग वहीं पे अपनी बस्तियाँ बना लेते थे व्यापार के लिए। दूसरा, राजस्थान के खेतड़ी अंचल जो है वहाँ से तांबे प्रयोग कर लेते थे, दक्षिण भारत से ये लोग सोना प्राप्त कर लेते थे। तो ये अभियान बनाते थे। तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, जो आप आसानी से पेपर के अंदर लिख सकते हैं। अगेन दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता थी और शिल्प उत्पादन के लिए क्या नीति अपनाई गई थी। सेम वही क्वेश्चन है, बस इस शॉर्ट में बता रखा है। जैसे कि उदाहरण के लिए पत्थर, जैसे कि कार्नेलियन, जैसफर, स्फटिक और क्विजिट्स एंड सेलगड़ी के पत्थर थे। धातुएं जैसे कि तांबा, कांस्य, सोना, शंख, फायांस यानी कि रेतीली तैयार मिट्टी, और पक्की ईंटें, ये सब उस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे मनके बनाने के लिए, यानी कि शिल्प वाली चीज़ जितनी भी होती थी वो चीज़ें बनाने के लिए। नीतियाँ इनकी सेम टू सेम थी कि जो आसपास की बस्तियाँ होती थी वहाँ पे उनका निर्माण किया जाता था, जहाँ पे कोस्टल इलाके यानी कि तटीय रेखा होती थी। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रखा है नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 जगह है जहाँ से ये लोग शंख प्राप्त किया करते थे। दूसरी जगहों पे ये लोग अभियान बेच के चीज़ों को लाते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए खेतड़ी जो है उसमें राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था, दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि हड़प्पा वासी कार्नेलियन का जो लाल रंग पत्थर था वो कैसे प्राप्त करते थे। तो कार्नेलियन जो है लाल रंग का पत्थर पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब एक तरीका था जो सिर्फ इन लोगों के पास था, जिससे ये लोग लाल रंग का इतना सुंदर पत्थर प्राप्त कर पाते थे और जो चीज़ों को सजाने में फिर उनमें इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो 6.2 समझते हैं। 6.2 में देखा गया है कि दूर के क्षेत्रों से भी शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क रहा होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ओमान में मिले एक हड़प्पाई मर्तबान, यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि शायद से अरब के इलाकों से भी जो आसपास के इलाके होंगे, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित एक ओमान से लिया जाता होगा। इस तरीके से बताया जा सकता है कि कुछ अंश जो मतलब एक रसायन विज्ञान होता है उसमें इन लोगों ने इनके निकल के पार्ट को देखा। ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिलते हैं, जो दोनों की साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। शायद से इससे ये पता चल सकता है कि जिस तरीके से हड़प्पाई मर्तबान था उसके ऊपर जो ये काली मिट्टी की ये मोटी परत चढ़ा के रखते थे, जैसे कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, इससे ये पता चलता होगा कि शायद से ये लोग कुछ रिज़ाव के बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे या इसके अंदर कोई तरल पदार्थ रखते होंगे। तभी शायद से ये लोग काली मृदा जो है, काली मिट्टी जो है इसके ऊपर चढ़ा के रखते होंगे। अब ये ऐसी मोटी परत होती थी कि जिसका पता लगाना इम्पॉसिबल होता था कि भाई ये रखते किस वजह से होंगे। लेकिन हाँ, ये तय ज़रूर था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान रखने के लिए ओमानी तांबे से ही चीज़ों को लाते और ले जाते रहे होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तांबे के लिए शायद से वो लोग अरब की कंट्रियों के साथ, यानी कि मेसोपोटामिया, जहाँ पे आपने 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी, आपने देखा था कि वो लोग भी कैसे व्यापार किया करते थे। तो शायद से कुछ प्रूफ आपके हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलते हैं और कुछ प्रूफ आपको मेसोपोटामिया के अंदर मिलते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं जो विश्लेषण करते हैं वो बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसे अंश हैं।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि मेसोपोटामिया के स्थल पर मिले कुछ तांबे में भी निकल के अंश मिलते हैं, जिससे ये पता कर सकते हैं कि लंबी दूरी से संपर्क की ओर संकेत करने वाले जितने भी पुरातत्व खोजी हैं उनमें से हड़प्पा की मोहरें हैं जो थोड़ी बहुत तो मेसोपोटामिया के अंदर मिली हैं, जिससे पता लगाया जा सकता था कि हाँ ये लोग इनसे व्यापार करते होंगे। और इसके साथ साथ बाट है यानी कि वेट्स है, पासे हैं, मनके हैं, इन सभी चीज़ों से देखकर कहा जा सकता है कि शायद से ये लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे, क्योंकि वो भी इतनी पुरानी सभ्यता है, ये भी इतनी पुरानी सभ्यता है। बस दोनों में अंतर ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को, उनकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन इनकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, हड़प्पा सभ्यता की। तो इस तरीके से नाव के चित्र वाली मोहर आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें नाव का चित्र बना हुआ एक मोहर है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बताया जा सकता है कि ऐसा संभव है कि ओमान है, बहरीन है या मेसोपोटामिया, इनसे शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समुद्री संपर्क रहा होगा। जिस तरीके से ये लोग बालाकोट और नागेश्वर जैसी जगहों पर पानी के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तो शायद से ये लोग उन स्थानों पर भी अपने सामानों को लेके जाया करते थे। तो इसके अतिरिक्त हमें मोहरों पर जहाज़ तथा नावों के चित्रण से ही पता चल सकता है कि ये लोग शायद से मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार किया करते थे, और वहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग के लिए तांबे का इस्तेमाल किया। तो इसी के साथ अगर हम मोहरे, लिपि और बाट के बारे में समझे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि जब मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के देशों के साथ अगर व्यापार किया करते होंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को सुविधाजनक ले जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा, जिसकी वजह से पता चलता होगा कि सामान में कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, इसलिए मोहरों का और मुद्रांकन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जाता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सामान से भरा एक थैला है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, उसका जो मुंह का हिस्सा है उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन उसके साथ में गीली मिट्टी जो है उस पर जमा करके उसके मुंह के इलाकों पर उसे थोप दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, ये एक सामान है, इसके ऊपर मिट्टी का हिस्सा है जो थोप दिया गया है, और उसके ऊपर फिर ये लोग क्या करते थे, अपनी मोहर जो होती थी उसकी स्टंप मार देते थे। और अगर ये जो मोहर की स्टंप मारने के बाद वो मिट्टी अगर नहीं हटी है, तो इससे ये पता चल सकता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इनका एक अपना तरीका होता था मोहरों को इस्तेमाल करने का। सो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मोहर के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मोहरों का कितना अच्छा निर्माण इस्तेमाल किया गया होगा। सो क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा मोहरों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, मोहरे जो है अभी तक 2000 से ज़्यादा मोहरे जो हैं हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और उसकी जितनी भी साइट से सबसे ज़्यादा प्राप्त हो चुकी है। उनके निर्माण में ये सभी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यही पदार्थ उस टाइम पे ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होते थे और यही ज़्यादा उस टाइम पे मिलते थे। जिनको नहीं पता है वो मेरे पहले पार्ट्स की वीडियो में देख सकते हैं, इनके बारे में मैंने और अच्छा एक्सप्लेन करा है। मोहरों पर ज़्यादातर जानवरों की चित्र होते थे या कोई अनुष्ठान के संकेत होते थे। राजा के बारे में कुछ वहाँ पे पता नहीं चला, इसलिए मोस्टली ये लोग जानवरों और पेड़ पौधों के ही चित्र पे ही बनाते थे, और इन सभी का इस्तेमाल ये लोग व्यापार के लिए करते थे। व्यापार के लिए कैसे करते थे ये मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इसको देख के आपको समझ में आता होगा कि एट प्रेजेंट टाइम जैसे किसी कंपनी के ऊपर सील लगाई जाती है और ताला जब बंद करके उस पर एक मोमबत्ती पिघला के एक स्टंप मारी जाती है, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि शायद से वो ट्रेडिशन इस हड़प्पा सभ्यता से ही लिया होगा, जो एट प्रेजेंट टाइम पे हम आज भी इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो आज से कई हज़ारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल कर ली गई थी। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में समझे हम, तो ये लिपि जो है ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे कि अधिकांश अभिलेख जो हैं संक्षिप्त हैं। सबसे लंबा जो अभिलेख अभी तक मिला है वो 26 शब्दों का है। यह लिपि आज तक पढ़ी तो नहीं गई है कि इसमें एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर, जैसे कि हमारे हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर ABCD पाई जाती है, स्वर है, वोवल्स हैं, और हिंदी के अंदर हमारे
व्यंजन हैं और आपके स्वर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो चिन्हों की संख्या, जो सिंबल्स पाए गए हैं, वो 300 प्लस और 400 के बीच में पाए गए हैं। इवन बस एक आंकड़ा है, शायद से इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किताबों के अंदर, तो बस आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। कभी कभार ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी लिखने की जो कला थी, ये लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे, जैसे आज की डेट में मोमडन्स लोग अपनी लिपि को लिखते हैं, तो उस टाइम पे शायद से ये लोग भी इन्हीं लिपि का इस्तेमाल करते थे। और अगर हम बाट की बात कर लें, बाट यानी कि वेट जो होते हैं, सामानों को तौलने के लिए आपको पता है कि बाटों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि इन बाटों को क्या कहते हैं, एक आधार दिया करते थे। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 16 किलो, ऐसे करते करते ये लोग 32,800 किलो ऐसे समथिंग ये वेट बनाते थे। और ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे कि छोटे बाट जो होते थे उनको वेट करने के लिए, आभूषण या मनकों के वेट करने के लिए इस्तेमाल, तौलने के लिए करते होंगे। और उसके बाद बड़े चीज़ों के लिए, बड़े जैसे कि मैंने आपको माल गोडाउन दिखाया था, उसमें गोडाउन में ये लोग जब सामानों को तौलते होंगे, अनाज को तौलते होंगे, बड़ी मात्रा में अनाज को तौलते होंगे, तो इन बाट्स का इस्तेमाल बड़े रूप में करते होंगे। यहाँ पे जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास बाट्स होते हैं 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। ये बाट्स उन बाट्स से बहुत ज़्यादा अंतर करते थे, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होती थी। कुछ भी किसी टाइप के बाट्स बना लेते थे ये लोग अपनी सुविधा अनुसार। इनका वेट ये लोग अपने सामानों को तौलने के लिए किया करते थे। तो अगेन इसके ऊपर से एक क्वेश्चन राइज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 कि हड़प्पा कालीन जो लिपि है उस टाइम पे आज तक ये रहस्यमयी क्यों है, यानी कि आज तक इसमें रहस्यात्मक क्यों है, ये इस्तेमाल आज में क्यों नहीं आ रही। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये लिपि रहस्यात्मक लिपि इसीलिए है, सीक्रेट लिपि इसलिए है क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा और समझा नहीं जा चुका है। वर्णमाला लिपि ना होकर चिन्हों वाली लिपि है, जैसे ABCD होती है वो है नहीं इसमें मोस्टली सिंबल्स क्या कहते हैं, निशान बने हुए हैं, और कोई निशान वस्तु विशेष, विचार, इन सभी की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें अभी भी 375 प्लस 375 प्लस 400 के बीच में जो कोडिंग है, जो शब्द हैं वो हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं, कुछ चिन्ह हैं, कोई सिंबल है, मतलब है इसमें जो अभी तक नहीं पढ़ी गई है इसकी वजह से। उसके साथ साथ ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। और लिपि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मोहरों, मूर्तियों, हड्डियों और शिल्पकारियों इत्यादि पर उत्कीर्ण की गई है। मतलब ज़रूरी नहीं है मोहरें सिर्फ मिट्टी पे ही बनाई गई हैं, अलग अलग हड्डियों पे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मोहरें बनाई गई हैं। मोहरें 2000 प्लस मोहरें हैं, तो इसीलिए इनका आंकलन करना मुश्किल है कि ये इस्तेमाल कैसे होती होगी। मोस्टली ये लोग व्यापार के लिए इस्तेमाल करते होंगे इसको, तो इसीलिए पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इनके बारे में बस ये मत रखते हैं कि हाँ ये लोग इनका इस्तेमाल रीडिंग के लिए करते थे। सो गाइज़, अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और दिस इज़ इट इन दिस क्लास। हम क्वेश्चन भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।